हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमें पता होने चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी 5th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है। ये हरियाणा की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स देयर इज़ ए न्यूक्लियस, that nucleus should be magnetic and we will utilize the resonance of this nuclei which is magnetically active to study some of its properties. So this spectroscopy basically utilizes the magnetic property of the atomic nuclei. It's a kind of absorption spectroscopy and uses radio waves which are also a kind of electromagnetic waves. Before going further, हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सबसे पहले 1945 में प्रूसल और ब्लो साइंटिस्ट ने सबसे पहले एट द सेम टाइम दोनों ने अलग अलग एनएमआर सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया एट हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ रेस्पेक्टिवली। उनकी इसी डिस्कवरी के लिए 1952 में उन दोनों ने नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स को शेयर किया। नाउ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? ये हमें बेसिक अगर हम कहें तो आउटकम क्या है इसका, किसके बारे में बताती है? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक एटम सेलेक्ट करना पड़ता है और वो एटम ऐसा होना चाहिए जो एनएमआर एक्टिव हो। एनएमआर एक्टिव का मतलब क्या होता है वो हमें आगे समझ आएगा अभी धीरे धीरे। एनएमआर एक्टिव का मतलब है आई न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू उसकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है वो हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अगर कोई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है, पहली कंडीशन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए होती है कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। और एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस जब भी होगा जब उसके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। तो अगर हमारे पास कोई भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस है तो हम उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो अगर हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो लाइक हमने एग्जांपल के लिए प्रोटॉन ले लिया। प्रोटॉन इज़ एनएमआर एक्टिव। सो हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अब बन गई वो बन गई प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है जिस पे हमारा पूरा फोकस है, दैट इज़ प्रोटॉन। हम प्रोटॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमें ये बताएगी कि जो भी कंपाउंड हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो प्रोटॉन्स हैं उनको कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और हर ग्रुप में फिर कितने प्रोटॉन हैं ये भी हमें बताती है। तो ये हमें किसी भी प्रोटॉन की जिसकी हम एनएमआर स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और हर टाइप के अंदर फिर कितने एटम्स हैं उस पर्टिकुलर एटम के, कितने नंबर्स हैं उस पर्टिकुलर एटम के, ये हमें बताता है। नेक्स्ट, अब हमें क्योंकि ये किस चीज़ को यूटिलाइज़ करता है, मैग्नेटिज्म को यूटिलाइज़ करता है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म जनरेट कहाँ से होता है। मैंने अभी बताया सारे के सारे न्यूक्लियस, सारे के सारे जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो सब एनएमआर एक्टिव नहीं होते। कुछ ही न्यूक्लियस हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस को एनएमआर एक्टिव होने के लिए उसका अपना एक स्पिन होना चाहिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और स्पिन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इस आई की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जब भी वो जो एटम होगा वो एनएमआर एक्टिव होगा, वो न्यूक्लियाई जो होगा, वो जो न्यूक्लियाई होगा वो एनएमआर एक्टिव होगा। तो जो कोई भी न्यूक्लियस है, अब बात करते हैं हमारे पास, हमें ये तो पता चल गया कि एनएमआर एक्टिव होने के लिए उसके पास एक स्पिन होनी चाहिए। अब ये स्पिन किस बात पे डिपेंड करती है? स्पिन डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे।
और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी एटॉमिक सिंबल दिया हुआ है तो एटॉमिक सिंबल के साथ साथ हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी दिए जाएंगे। और ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया गया है, मास नंबर दिया गया है, तो हम आराम से उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे ये पता कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। अगर हमारे पास मास नंबर है वो इवन है, एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, ऐसे केसेस जैसे कि हमारा 6C12 नॉर्मल जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, C12 जिसको हम कहते हैं, उसका एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, जो मास नंबर है वो भी इवन है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। अगर दोनों ही इवन होंगे, वो कब हो सकते हैं दोनों इवन? जब मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। तो उस केस में हमारे पास जो आई की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मीन्स न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो 0 होगा। ऐसे ही इन केस में होगा। अब पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास मास नंबर जो है वो इवन है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो ओड है, तो जो आई की वैल्यू होगी वो फुल इंटीजर होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1H2 का, इट्स ड्यूटेरियम। इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बारे में बताता है। इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 1। और न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना आ गया? 1। प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन भी एक है, दोनों का जो नंबर है वो ओड है। अगर दोनों का नंबर ओड है तो आई की वैल्यू हमेशा फुल इंटीजर रहेगी। अब तीसरा केस आता है हमारे पास, इसी तरीके से नाइट्रोजन 714 में होगा। अब तीसरा केस आता है हमारे पास, मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अब इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं 1H1 का। प्रोटॉन जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो गया 0। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो हो गया ओड और न्यूट्रॉन हो गया इवन, 0 इज़ इवन। तो एक चीज़ ओड होगी, एक इवन होगी। ऐसे केस में जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आएगी वो हाफ इंटीजर आएगी। ये 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 भी हो सकती है। सो जो न्यूक्लियर स्पिन है किसी भी न्यूक्लियस की, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इवन हैं तो वो 0 रहेगी। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ओड हैं तो वो फुल इंटीजर रहेगी। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से कोई एक ऑड है और दूसरा इवन है तो वो हाफ इंटीजर रहेगी। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम। जब भी कोई चीज़ स्पिन करती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होता है और एंगुलर मोमेंटम से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये हमें ये बताता है कि कितने तरीके से वो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियाई है वो ओरिएंट कर सकता है अपने आप को। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ़ पॉसिबल ओरिएंटेशंस उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए। अब अगर हमारे पास बाहर से हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा है एक्सटर्नल, तो न्यूक्लियर स्पिन्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और वो हमेशा रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन अगर हमने बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी न्यूक्लियस को रख दिया तो जो स्पिन्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे। अब वो कितने तरीके से ओरिएंट करेंगे अपने आप को, वो डिपेंड करता है उसके आई पे। और वो आई किस पर डिपेंड करेगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम पे। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2I+1। तो जितने वैल्यू हमारी टोटल एंगुलर मोमेंटम की आएगी उतने ही पर्टिकुलर ओरिएंटेशन उस एटम के होंगे, उस न्यूक्लियस के होंगे, सॉरी। अगर हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो इसका मतलब अगर किसी न्यूक्लियस का जिसके की आई की वैल्यू हाफ है उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी है। अगर हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा हमने तो इट इज़ रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा
या अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करेगा तो इसकी एनर्जी कम रहेगी, अगर ये अपोजिट अलाइन करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो स्पिन स्टेट्स है वो 2 स्टेट्स में क्लासीफाई हो जाएंगी, एक अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड और एक अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा। अभी एनर्जी डिफरेंस कितना होगा इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसको कम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। वी नो दिस इक्वेशन वेरी वेल, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। न्यू जो होता है, अब जो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है 1, 2 एंड 3, हमें ये तीनों याद रखनी पड़ेंगी और हमें रखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो एक गामा पे डिपेंड करती है, एच नॉट एंड 2 पाई कांस्टेंट है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक तो गैरोमैग्नेटिक रेशो पे डिपेंड करेगी, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली उस पर डिपेंड करेगी। अगर हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। अब पॉइंट आता है कि दिस गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, और इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा 2 पाई म्यू, म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, डिवाइडेड बाय एच आई। आई इज़ द अगेन न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और ये हमारे किससे रिलेटेड होता है, एंगुलर मोमेंटम से। तो एक तरीके से गैरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास क्या हो गया, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम इन इक्वेशंस को सफल करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास रिलेशनशिप जो भी हमें रिक्वायर्ड हो सकता है न्यूमेरिकल्स में हम वो निकाल सकते हैं। बस हम ये 3 इक्वेशंस याद होने चाहिए, फिर हम कोई भी डेरिवेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये भी दिखा सकते हैं कि डेल्टा एनर्जी जो सेपरेशन होगा वो हम किसके इक्वल ला सकते हैं, न्यू एच नॉट अपॉन एच आई। यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दिया एक तरीके से, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने न्यूक्लियर स्पिन भी ले आए, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।